एक समझौता जिसे 63 साल तक कोई तोड़ नहीं सका, आज उसका अंजाम सामने खड़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच पानी बांटा था, अब वो टूट चुकी है और इसकी वजह एक टेररिस्ट अटैक, जिसका जवाब भारत ने पानी से दिया है। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, अटैक के बाद भारत का एक्शन क्या रहा, पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इंडिया को क्या फायदा हो सकता है और पानी का ये डिसीजन आपकी इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करेगा। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक समझौता नहीं, ये एक जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात है। 1947 का वक्त, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ बदल गया। पार्टीशन के बाद दोनों देश नए रास्ते पर चल रहे थे और एक दूसरे से अपनी जिंदगी की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक चीज थी जो दोनों के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन गई, पानी। हाँ, पानी, एक नदी जो हर दिन की जिंदगी में जरूरी है। उसी नदी के ऊपर दोनों देश अपना क्लेम कर रहे थे। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली तो एक रिवर ने इन दोनों को झगड़ने पर मजबूर कर दिया, इंडस रिवर सिस्टम। ये पानी की नदी पाकिस्तान के लिए जीवन था और इंडिया के लिए एक चैलेंज। और फिर आता है 1960, जब सब कुछ बदल गया। एक हिस्टोरिक डील हुई, इंडस वाटर ट्रीटी। भारत और पाकिस्तान ने अपने डिफरेंसेस कुछ इस तरह से सॉल्व किया, पानी का बंटवारा और शांति का समझौता। लेकिन ये समझौता कैसे हुआ था और किसने इसके पीछे का सीक्रेट समझा, पहले ये समझ लेते हैं कि ये ट्रीटी कैसे बनी। 1947 के बाद पाकिस्तान ने इंडस रिवर सिस्टम पर अपना हक जमा दिया और भारत के पास उसका अपस्ट्रीम यूज आ गया। लेकिन ये सिचुएशन स्टेबल नहीं रही। पाकिस्तान को लगा कि उसका एक मेजर रिसोर्स चला गया था और इंडिया को लगा कि उसे ज्यादा पानी मिलना चाहिए। 1950 का दौर था, दोनों देश पानी के लिए अपने अपने क्लेम्स बना रहे थे। लेकिन इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जरूरी था एक अनबायस्ड पार्टी की इंटरवेंशन, और इस वक्त वर्ल्ड बैंक आगे आया। वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों को बुलाकर उनको ये समझाया कि अगर ये पानी का इशू सॉल्व नहीं होता तो दोनों देशों के बीच और भी वॉर्स हो सकती है। यही वजह थी कि 1960 में वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन करते हुए दोनों देशों को इंडस वाटर ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया। तो इंडिया वाटर ट्रीटी में फाइनल डिसीजन कुछ इस तरीके से था। इंडिया को ब्यास, रावी, सतलुज ये 3 रिवर्स मिलती हैं। पाकिस्तान को इंडस, झेलम, चिनाब ये 3 रिवर्स मिलती हैं। इंडिया को इंडस रिवर में सिर्फ इरिगेशन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का लिमिटेड राइट मिला और पाकिस्तान को मिला 80% पानी। पाकिस्तान को ज्यादा पानी दिया गया था ताकि उनका एग्रीकल्चर और पावर जनरेशन चल सके। लेकिन इंडिया ने इस पर कभी ज्यादा आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत को डेवलपमेंट चाहिए था, कंफ्लिक्ट नहीं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होता है। 26 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें से एक नेवी ऑफिसर भी थे, और 10 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। अटैक की जिम्मेदारी PRF लेता है, एक ऐसा ग्रुप जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। भारत का जवाब क्लियर था, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। ये लाइन सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग थी, जिसका बीज बोया जा चुका था 2016 में, जब उरी अटैक के बाद PM मोदी ने वही लाइन बोली थी। तब भी पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट कर रहा था और भारत पे प्रेशर था कि ट्रीटी को रिव्यू किया जाए। लेकिन उस वक्त डिसीजन डिले हो गया। ऐसा समझौता जो न सिर्फ 63 साल तक चला, बल्कि 3 तीर और बारूद भरी जंगों के बीच भी जिंदा रहा। 1965, 1971 और कारगिल वॉर। और ये वही ट्रीटी थी जो कई टेरर अटैक्स के बाद भी भारत ने इंसानियत के नाम पर जारी रखी। इंडस वाटर ट्रीटी एक ह्यूमैनिटेरियन कमिटमेंट, जिसे भारत ने कभी भी पॉलिटिकल वेपन नहीं बनाया। लेकिन अब जब 2025 में पहलगाम अटैक हुआ, भारत ने पहली बार कहा इनफ इज इनफ। ट्रीटी को सस्पेंड करने का ये फैसला सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं था, ये इंडिया का सबसे टफ रिस्पॉन्स था पाकिस्तान के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि भारत का ये मूव सही है? अगर आप पाकिस्तान की जगह होते तो कैसे रिएक्ट करते, और भारत इसके अलावा क्या एक्शन ले सकता था इस अटैक पे? कमेंट में जरूर बताएं। अब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इशू नहीं बनता, ये उनकी सर्वाइवल का सवाल बन जाता है। इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान के 80% एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, खासकर उनके पंजाब और सिंध रीजन, जहाँ वीट, कॉटन, शुगर केन जैसे मेजर क्रॉप्स होते हैं। अगर इंडिया अपस्ट्रीम से पानी रोकता है तो सबसे पहले असर इन्हीं क्रॉप्स पे पड़ेगा, और ड्राउट लाइक कंडीशन सिर्फ फार्म्स तक सीमित नहीं रहेंगी, सिटीज तक वाटर शॉर्टेज पहुंच सकती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स जैसे टरबेला, मंगला और नीलम झेलम ये सब इंडस पर डिपेंडेंट। अगर फ्लो कम होता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी उभर सकते हैं। बिजली की कमी का मतलब है इंडस्ट्रीज ठप पड़ना और इकोनॉमिक स्लोडाउन का सीधा रिस्क। ये भी याद रखिए, पाकिस्तान का ऑलरेडी फॉरेन रिजर्व
तेजी से चल रहा है। अगर फूड प्रोडक्शन गिरता है और एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन और पब्लिक अनरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसी इंस्टेबिलिटी है जो मिलिट्री इंटरवेंशन तक ले जा सकती है। सोचिए एक ऐसा समझौता जो इतने सालों तक चलता रहा और जिसने इंडिया को उसके ही पानी पर फूड कंट्रोल कभी दिया ही नहीं, और जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है तो इंडिया के पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। और इस बार फायदा सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रेटेजिक भी होगा। सबसे पहला बेनिफिट इरिगेशन एक्सपेंशन। इंडिया के पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो सिर्फ इसलिए बंजर है क्योंकि हम वेस्टर्न रिवर्स का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। अब गवर्नमेंट ये पानी खुद के यूज के लिए चैनल कर सकती है, क्रॉप्स बढ़ेंगे, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। दूसरा, हाइड्रो पावर का मासिव पोटेंशियल। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर इंडिया चेनाब, झेलम और इंडस पे फुल स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाता है तो हम 18,000 प्लस मेगावाट बिजली तक जनरेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स जैसे रैटल, किशनगंगा और उज अब बिना रुकावट के आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा बेनिफिट, वाटर स्टोरेज एंड डिजास्टर कंट्रोल। इंडिया फ्लड कंट्रोल के लिए मेजर रिजर्वर्स बना सकता है। मानसून के वक्त पानी को स्टोर करना और ड्राउट के वक्त रिलीज करना ये अब फिजिबल है। ये क्लाइमेट रेजिलियंस का भी पार्ट बनेगा। चौथा, स्ट्रेटेजिक प्रेशर टूल। जैसे डिफेंस के पास मिसाइल डेटरेंस होते हैं वैसे ही वाटर भी एक नया डेटरेंट बन सकता है। पाकिस्तान अगर टेरर एक्सपोर्ट करे तो भारत सॉफ्ट पावर के बजाय नेचुरल रिसोर्स कंट्रोल से जवाब दे सकता है। और ये मूव प्योरली लीगल है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन के बाद भी पाकिस्तान ने बार बार टेक्निकल ऑब्जेक्शंस उठाए और समझौते का मिस यूज किया। पांचवा, मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। ऐसे लार्ज स्केल वाटर मैनेजमेंट और पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स से इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और रूरल एम्प्लॉयमेंट में तेजी आएगी। कंपनीज जैसे L&T, NHPC, इरकॉन, उनको डायरेक्ट फायदा होगा। देश के अंदर वाटर सिक्योरिटी बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म GDP पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। ये सिर्फ वाटर डिप्लोमेसी नहीं, ये लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट है। भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, दिस सीजन एक्ट ऑफ वॉर। अब सोचिए एक देश जो खुद टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी जमीन से TRF जैसे ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, वो पानी के रोके जाने को जंग कह रहा है। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा कि ये मूव इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का वायलेशन है और डायरेक्ट प्रोवोकेशन है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पाकिस्तान ने खुद इस ट्रीटी की धज्जियां उड़ाई हैं। 2017 से वो किशनगंगा और रैटल प्रोजेक्ट पे बार बार फ्रीवोलस ऑब्जेक्शंस रेज करता है। हर बार वर्ल्ड बैंक की न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट को डिले किया और जब भारत ने लीगली अलाउड हाइड्रो पावर डेवलप किया तो दुनिया के सामने चिल्लाने लगा। अब जब भारत ने पेशेंस छोड़ा तो पाकिस्तान इंटरनेशनल सिंपैथी गैदर करने की कोशिश कर रहा है। और आयरनी देखिए, भारत ने कभी 3 वॉर्स के बावजूद भी ट्रीटी नहीं तोड़ी, लेकिन पाकिस्तान के एक और टेरर अटैक ने वो सब्र खत्म कर दिया। और अब जब भारत लीगली ट्रीटी सस्पेंड करता है तो पाकिस्तान का रिएक्शन एक्ट ऑफ वॉर। वर्ल्ड कम्युनिटी फिलहाल न्यूट्रल है क्योंकि सबको पता है भारत ने जो किया है वो रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स है एक मैच्योर सॉवरेन का जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का लेजिटिमेट यूज कर रहा है। लेकिन ये तो बस डिप्लोमेसी का मुखौटा था, असली गेम तो ग्राउंड लेवल पे बदलने वाला है जब भारत अपना पानी अपने लोगों के लिए चैनल करेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। हाइड्रो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे NHPC, L&T, इरकॉन, इनकी डिमांड बढ़ेगी। म्यूचुअल फंड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्टेड हैं, उनको ग्रोथ मिलेगी। एग्रीटेक सेक्टर भी उठेगा। स्मार्ट इरिगेशन की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन से शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, इस ट्रीटी के सस्पेंशन का ग्लोबल राइपल इफेक्ट भी दिख रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी फ्रेजाइल थी, लेकिन अब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी डेंजर जोन में आ गए हैं। वीट, राइस, कॉटन, ये क्रॉप्स पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट्स हैं और इनका सबसे बड़ा बेस है इंडस बेसिन इरिगेशन। अब जब भारत ने वाटर कंट्रोल को सिग्नल दिया है तो पाकिस्तान के इरिगेशन पैटर्न्स हिल गए हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज रुक जाएगा, सोमिंग साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और फॉरेन बायर्स जो पहले ही पाकिस्तान सप्लाई चेन से फ्रस्ट्रेट थे अब और कॉशियस हो गए हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, डिलीवरी टाइमलाइंस शिफ्ट हो रही हैं और पाकिस्तान का एग्रेरियन एक्सपोर्ट मॉडल कोलैप्स के एज पर है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं, एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट भी है, क्योंकि जब एक देश पानी तक मैनेज नहीं कर पाता तो दुनिया उसकी क्रेडिट वर्दीनेस और गवर्नेंस कैपेसिटी पर सवाल उठाती है। ब्रिज टू फाइनेंस, और इस सबका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, ट्रेड रूट्स और इवन FDI फ्लोस पर देखने को मिल सकता है। पानी अब जियोपॉलिटिक्स का नया ऑयल बन चुका है। जब इंडिया ने इंडस ट्रीटी सस्पेंड की तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। चाइना ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने का काम कर रहा है और अगर आज भारत ने प्रेसिडेंट सेट किया कि टेरर के जवाब में वाटर वेपनाइज हो सकता है तो कल को चाइना भी सेम जस्टिफिकेशन दे सकता है। वाटर डिप्लोमेसी का नया युग शुरू हो गया है जिसमें जियोपॉलिटिक्स सिर्फ
बॉर्डर तक सीमित नहीं, रिवर्स तक पहुंच गई है। साउथ एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे देश भी इस शिफ्ट को क्लोजली देख रहे हैं, क्योंकि अब समझौतों की वैल्यू तब तक ही है जब तक दोनों तरफ नियत साफ हो। इस मूव ने भारत के ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि इंडिया अब सिर्फ मोरल हाई ग्राउंड पे नहीं, रियल पॉलिटिक्स पे भी खड़ा हो रहा है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जैसे यूएस, फ्रांस, जापान इस स्टैंड को साइलेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी टेररिज्म के अगेंस्ट टफ बट लीगल एक्शन लेना एक डिप्लोमेटिक टेम्पलेट बन सकता है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस भी देख रहे हैं कि भारत अपना हाउस मैनेज करने में कैपेबल है और उसका स्टैंड वेल कैलकुलेटेड है। ये सॉफ्ट पावर का वो एंगल है जो FDI इन्फ्लोस, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग्स और ट्रेड वर्दीनेस तक इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि दुनिया इन्वेस्ट वहीं करती है जहाँ स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी हो। फ्यूचर वाटर वॉर्स, जहाँ 20th सेंचुरी में जंग जमीन और तेल के लिए हुई, 21st सेंचुरी में जंग होगी पानी के लिए। UN के मल्टीपल क्लाइमेट रिपोर्ट्स कहते हैं अगले 30 साल में दुनिया के 40% पॉपुलेशन को वाटर स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। मिडल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया सबसे वल्नरेबल जोन्स हैं। इंडस ट्रीटी का सस्पेंशन एक सिग्नल है कि वाटर कैन बी यूज्ड एज लिवरेज, नॉट जस्ट एड। कल को अगर नील, मेकोंग, यूफ्रेट्स जैसे रिवर्स पे भी कंफ्लिक्ट्स उठते हैं तो इंडस एक केस स्टडी बनेगा कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस कब जवाब में कन्वर्ट होता है। इंडियाज वाटर टेक सेक्टर, जब पानी स्ट्रेटेजिक बन जाए तो टेक्नोलॉजी उसका सबसे बड़ा पार्टनर बन जाता है। इंडिया में ऑलरेडी वाटर टेक स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं। स्मार्ट इरिगेशन, AI बेस्ड लीक डिटेक्शन, डिसैलिनाइजेशन टेक, ड्रोन बेस्ड वाटर मैपिंग, सबका इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। इंडस ट्रीटी का सस्पेंशन सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्ट नहीं, एक इकोनॉमिक एक्सेलरेशन का रीजन भी है। जैसे डिफेंस सेक्टर बालाकोट के बाद बूस्ट हुआ था, वैसे ही वाटर टेक अब नया भारत का स्टार्टअप वे बन सकता है और इन्वेस्टर्स स्पेशली ESG फंड्स इस ट्रांजिशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पानी से पॉलिसी तक, वर्ल्ड बैंक, UN और WTO जैसी इंस्टीट्यूशंस के लिए पानी भी पॉलिसी टूल किट बन चुका है। इंडिया जैसे नेशंस जिन्होंने डिकेड्स तक अपने रिवर राइट्स पे रेस्ट्रेंट दिखाया, अब अगर एसर्टिव होते हैं तो ग्लोबल पॉलिसी स्पेस भी रीडिफाइन होता है। वाटर राइट्स अब सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सोवरेनिटी का पार्ट बन गए हैं। इसका इम्पैक्ट ट्रेड, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और इवन बायलैटरल ट्रीटीज तक पहुंच सकता है। और भारत के लिए ये एक मूवमेंट है जहां वो अपने नैरेटिव को क्लाइमेट जस्टिस और नेशनल इंटरेस्ट दोनों के थ्रू पोजीशन कर सकता है। तो दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं थी, ये था भरोसा, पेशेंस और पॉलिसी का टेस्ट। और आज जब भारत ने पानी का रुख बदला है तो दुनिया समझ गई है ये नया भारत है जो सिर्फ छुटा नहीं, स्ट्रेटेजी से जवाब देता है। पानी जो कल तक सिर्फ जीवन था, आज एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है और इस बैटलफील्ड में सिर्फ वो देश टिकेंगे जिनके पास स्ट्रेटेजी भी हो और विजन भी। तो सोचिए आप किस तरफ खड़े हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकना, कमेंट में अपने व्यूज लिखना और नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम फैक्ट्स के साथ फ्यूचर, इकोनॉमी और फाइनेंस की बात करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।